हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं ऑप्शन में PSIR और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, IR और इंटरनल सिक्योरिटी आदि पढ़ाता हूँ। आदि से मतलब यह है कि और भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, भले ही वो प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा दोनों में से किसी से संबंधित हो, उससे मतलब नहीं है। फाउंडेशन कोर्स में और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। पढ़ाने का मतलब पढ़ाना होता है, काबिलियत और ज्ञान के साथ पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं पढ़ा देता हूँ, उसका ठीक ठाक बैकग्राउंड भी है। खैर, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिए, आप लोग बहुत लाभान्वित होंगे। मुझे लगता है कि इस लेक्चर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। खैर, आज हम लोग चलते हैं नसरल्ला, जो कि हिजबुल्लाह का प्रमुख था। हिजबुल्लाह नाम उसका दिया गया था, HEZBOLLAH, उसका प्रमुख था नसरल्ला। एक्चुअली भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर वो रहता तो उसका नाम नसरुल्लाह रहता, लेकिन वहाँ नसरल्ला हो गया है। तो कहा जा रहा है कि वह कल बेरूत में जब अपने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था, यानी लेबनान के बेरूत नामक राजधानी में जब वह बैठा हुआ था, उसी समय इजराइल ने भारी बमबारी किया, 80 टन बम गिराए और बंकर भेदने वाले मिसाइल से भी प्रहार किया, जिसमें वह मारा गया। हिजबुल्लाह के अनुसार उसमें कुल 6 लोग मारे गए हैं, 90 लोग घायल हुए हैं। खैर, जो भी सच्चाई हो, लेकिन ये है कि कल नसरल्ला मारा गया। केवल इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा नहीं कहा गया, ये वक्तव्य जारी किया गया। यह वक्तव्य एक्चुअली हिजबुल्लाह के द्वारा भी जारी किया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान में रेडियो भी ऑपरेट करता है, सैटेलाइट भी ऑपरेट करता है, समानांतर सरकार भी चलाता है। 2012 के चुनाव में उसे 12 सीटें मिली भी थी, यानी, और उसके जो सहयोगी गठबंधन है वो 70 से ज़्यादा सीटें प्राप्त किए थे। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह जो है 128 विधानसभा की स्ट्रेंथ है, वहाँ विधान परिषद कहा जाता है, और उसमें हिजबुल्लाह को भारी सफलता मिली थी, हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी दलों को। तो इसलिए वो वहाँ सरकार में शामिल हो गया, और सरकार में शामिल होते ही उसने रेडियो ऑपरेट करना शुरू कर दिया, सैटेलाइट ऑपरेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले आरोप ये था कि वहाँ 45% के करीब जो शिया समुदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ वहाँ के सुन्नी समुदाय के लोग काफ़ी भेदभाव करते हैं। हालांकि वही 55% लोग जिन्होंने सुन्नी आप मान सकते हैं, वे लोग हिजबुल्लाह को चाहते नहीं हैं लेबनान की ज़मीन पर, वो उससे नफ़रत करते हैं। वो लोग हिजबुल्लाह को पसंद नहीं करते, लेकिन हिजबुल्लाह एक राजनीतिक संगठन के रूप में, पहले वह धार्मिक संगठन के रूप में 1982 में अस्तित्व में आया, बाद में वह एक राजनीतिक संगठन बन गया। उसके बारे में डिटेल हम चर्चा आगे करेंगे, और आपको बताएंगे कैसे वह राजनीतिक संगठन बन गया। और लेबनान, जिसे पहले यूरोप के स्विट्ज़रलैंड की से तुलना की जाती थी, वहाँ खुले विचारों के पर्यटक भी जाया करते थे, और लोकल लोग भी खूब एंजॉय करते थे समुद्र के किनारे बीच पर। यही हालत बेरूत की थी। बेरूत को फ्रांस का पेरिस कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे हिजबुल्लाह ने शरीयत कानूनों को लागू करके इतनी सख्ती कर दिया कि वहाँ सब नर नारी उस ढांचे में कैद हो गए, या उस चार दीवारी के भीतर कैद हो गए, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में ईरान के बाद लागू किया, 1979 के बाद लागू किया था। रोहल्ला खोमेनी या आयतुल्लाह रोहल्ला मुसावी खोमेनी पूरा नाम है। खोमेनी का मतलब होता है स्पिरिचुअल और टेम्पोरल हेड, यानी आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक प्रमुख और सांसारिक प्रमुख। यही ईरान में फारसी लफ्ज़ है ये, खोमेनी। और उन्होंने जो राजगद्दी थी, पहले राजशाही थी, जो रॉयल फैमिली थी मोहम्मद रज़ा पहलवी की, उसका तख्ता पलट करके 1979 में उन्होंने यह इस्लामिक रिवॉल्यूशन किया था।
और ईरान के लोग कुछ ज़्यादा ही कट्टर, यानी शिया समुदाय के लोग कुछ ज़्यादा ही कट्टर हो गए थे। ऐसा माना जाता है, वो ज़्यादा कट्टर होते भी हैं। ठीक है, तो कुछ ही जगहों पर शिया जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे बहरीन है, जैसे जैसे सीरिया है। इराक में भी ठीक ठाक संख्या है, हालांकि बहुमत वो नहीं है, बहुमत सुन्नी ही है वहाँ, लेकिन शियाओं की संख्या वहाँ भी करीब करीब 48% है, यानी 50% से थोड़ा सा ही कम। आप कह सकते हैं कि शिया समुदाय के लोग अरब मुल्क में पूरी तरह से छाए हुए हैं, काफ़ी हद तक उनका प्रभाव है यमन में। इसीलिए ईरान जो शियाओं का प्रतिनिधित्व करता है, वो जहाँ भी शिया क्रांति होती है उसमें अपना नाक गड़ाता है और उनको अपना समर्थन देता है। लेकिन 1984 की घटना के बाद से अमेरिका से वो ईरान की दांत काटी दुश्मनी है, और इस वजह से शायद ईरान इजराइल पर अटैक करने से डरता है कि कहीं उसने अटैक कर दिया तो अमेरिका रिटेलिएट कर सकता है इजराइल की ओर से। ऐसे में ईरान के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है टू फ्रंट वार के सिवा, टू फ्रंट वार को उसको झेलना होगा। और अमेरिका के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो दूर बैठा हुआ अमेरिका भी प्रहार करके ईरान को नष्ट कर सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। एक तो इसराइल के पास भूमध्य सागर, गाजा पट्टी के पास भूमध्य सागर को बेस बना लेगा, नौसैनिक अड्डा बना करके वहाँ से अटैक कर सकता है। उसने अपने कई जंगी बेड़े भेज भी दिए हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज भी दिए हैं भूमध्य सागर में, जहाँ से वह प्रहार कर सकता है। ईरान इस वजह से भी डरता है। ठीक वैसे शायद भारत डरता तो नहीं है, लेकिन भारत को ये डर जरूर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान पर अटैक करें और चीन बीच में आ जाए, तो टू फ्रंट वार की संभावना बनेगी। ऐसे में युद्ध लंबा खिंच सकता है। हालांकि चीन जो है वो ऐसे इतने आसानी से भारत को परास्त नहीं कर सकता, चाहे जितना भी दमखम लगा ले, बल्कि चीन को ही मुंह की खानी पड़ेगी। उसका कारण टोपोग्राफी है, भारत की भौगोलिक संरचना है जो भारत को फेवर करती है, चीन को फेवर नहीं करती है। हाँ, पाकिस्तान के पास थोड़े और सैनिक होते, थोड़ा वो आर्थिक रूप से और मजबूत होता तो वो भारत को टक्कर दे सकता था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टोपोग्राफी ऑलमोस्ट एक ही है, यानी पठार पहाड़ ऑलमोस्ट एक ही है, जहाँ ऊंचाई से वह वार कर सकते हैं। लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है, भूटान भी भारत का ही साथ देगा। ऐसे में चीन के लिए मुसीबत हो सकती है, शायद चीन को भी यही डर रहता है। और भारत कोई पल्प तो स्टेट, बनाना स्टेट तो है नहीं कि भाई चलो ठीक है जैसे मन करे वैसे भारत को लतिया दो। भारत के पास भी अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं और काफ़ी भारत मजबूत सेना वाला देश है। तो अब ये 1962 का भारत तो है नहीं, तो चीन को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए चीन भी भारत से उलझने से बचता है, सोचता है जो गली के कुत्ते होते हैं दांत गुर्रा गुर्रा करके एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। उसी तरह से वैसे चीन हमारा मोस्ट अवॉइड एनिमी है, यानी एक प्रकार से अघोषित शत्रु है, वह सबसे खतरनाक। लेकिन वह हम पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि 1962 का भारत नहीं है। और भारत, सबसे बड़ी बात यह है कि एक न्यूक्लियर स्टेट है। किसी भी देश के पास कितने आणविक हथियार हैं वह देश खुल्लम खुल्ला किसी को तो बताता नहीं है। और उसमें भी मोदी जी हार्डलाइनर हैं। कहा जाता है कि मोदी जी के रहते हुए भारत पर आक्रमण करके पाकिस्तान या चीन बड़ी भारी गलती करेंगे। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि चीन और पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने से परहेज करते हैं। 2020 में ये बड़ा हल्ला हुआ था, टू फ्रंट वार की संभावना है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, खास करके गलवान घाटी में जो घटना घटी थी उसके बाद भारत बहुत गुस्से में था चीन को लेकर के। ये दूसरी बात है, कैलाश रेंज पर जो पोजीशन लिए हुए भारतीय स्पेशल फोर्सेस के कमांडो थे, उनको ये जगह छोड़नी पड़ी थी। हालांकि अभी भी राहुल गांधी चिल्लाते ज़रूर है कि मोदी के राष्ट्र प्रेम को किसी तरह से पंक्चर किया जाए, लेकिन अब कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते दावे के साथ।
लेकिन ये सही है कि चीन आज भी कई पॉइंट को कब्जे में लेकर के बैठा हुआ है। यही नहीं, वह जो लद्दाख क्षेत्र है उसके काफ़ी बड़े इलाके पर, यानी गलवान के आसपास के इलाके पर, और जो झील है उस झील के आसपास के फिंगर पर उसने कब्जा कर रखा है। कहा जाता है फिंगर 3 पर, ये लोकल नाम नहीं है, मिलिट्री नेम है, लोकल नेम तो कुछ और है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले नहीं हैं। लेकिन नसरल्ला का कल बेरूत में इजरायली सेना ने नसरल्ला को मार गिराया। ठीक वैसे कुछ दिन पहले जैसे उसने ईरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हनीय को मार गिराया था। और कहा जा रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उस समय ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ जो थे उनको 2020 के शुरू में ही या 2019 के शुरू में मार गिराया गया था। तो उस समय भी ईरान के जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल गुरु हैं अली खोमैनी इस समय हैं या खमेनेई, वो बहुत नाराज़ थे और उन्होंने टॉप कमांडर्स की मीटिंग किया था और इजराइल पर हमले की योजना बनाई थी। इस बार भी वही मासक्कर का, नसरल्ला की हत्या को मासक्कर का यानी जन हत्या का नाम दिया है उन्होंने, जो वहाँ के टॉप स्पिरिचुअल गुरु हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ईरान फिर भी इजराइल पर हमला करेगा। इजराइल का मनोबल एक तो ऊंचा है, उसने हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को मार गिराया है, और दूसरी बात यह है कि उसे अमेरिका का सपोर्ट है और अमेरिका चाहता भी है कि ईरान किसी न किसी बहाने युद्ध में उलझे। सऊदी अरब और यूएई भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो कट्टर सुन्नी देश हैं और वो इस मामले में तटस्थ हैं। ये कतर यानी क्या कहते हैं का दोहा दोहा कतर की राजधानी दोहा है, तो कतर कहिए या दोहा कहिए, वो भले ही थोड़ा पंख फड़फड़ा रहा है, मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, लेकिन वह भी इस समय खामोश है। बहरीन शिया समुदाय से लवरेज होते हुए भी खामोश है, और सीरिया अपने डोमेस्टिक वार में उलझा हुआ है, इसलिए शिया बहुल देश होने की वजह से होते हुए भी वह खामोश है। टर्की अपने जुगाड़ में लगा हुआ है, टर्की में भी वैसे सुन्नियों की संख्या ज़्यादा है, तो टर्की का संघर्ष यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अर्दोगन साहब, रेसेप तैयब अर्दोगन, उनकी लड़ाई प्रिंस सलमान के साथ है, जो कि उसको लगता है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के अध्यक्ष बने हुए हैं, महासचिव बने हुए हैं, उनको अपदस्थ करने की जुगाड़ में वो लगा हुआ है। उसका और कोई उद्देश्य नहीं है, वो जुबान से चाहे जो भी बोले, लेकिन वो भी जानता है, नाटो का सदस्य भी है टर्की, तो वो जानता है कि अमेरिका के खिलाफ लड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अमेरिका के पास माना जाता है ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनका उसने कभी प्रदर्शन नहीं किया और वो बहुत घातक हैं, यानी वो उसके सीक्रेट वेपन हैं। अगर ईरान के साथ इजराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका हो सकता है उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करे। वैसे भी उसके पास 6600 परमाणु हथियार हैं, 400-500 ज़्यादा हैं रूस के पास, लेकिन परमाणु हथियार तो 2 4 10 50 किसी भी देश के पास हैं, तो वो खतरनाक होता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया अमेरिका को हड़काता रहता है। नॉर्थ कोरिया एक गैर जिम्मेदार साम्यवादी देश है और अमेरिका एक लोकतांत्रिक जिम्मेदार देश है, इसीलिए अमेरिका डरता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास हथियार बहुत तगड़े हैं नॉर्थ कोरिया के पास, लेकिन ये ज़रूर है कि नॉर्थ कोरिया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से उसके कैलिफोर्निया जैसे राज्य, जो कि एक बड़े राज्य हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से अमेरिका बचता है। खैर, हम लोग नसरल्ला पर आ जाते हैं। नसरल्ला की हत्या हो चुकी है। वह हिजबुल्लाह का महासचिव 1992 से था, यानी जब 32 साल का था, 1960 में उसका जन्म हुआ था। वह जब 32 साल का था तब अल मुसावी जो उसके चीफ थे, इसराइल ने हेलीकॉप्टर से उनको मारा था, और उसके बाद से नसरल्ला ही यह हिजबुल्लाह को संभाल रहा था। कहा जाता है जब 15 साल की उम्र का था तभी से वो यहूदियों से नफरत करने लगा था, और ईरान के उस समय के आध्यात्मिक गुरु, सर्वोच्च नेता
अयतुल्लाह रुहल्ला मुसावी खमैनी या खुमैनी के सानिध्य में वो आया और उन्हीं की शह पर 1982 में हिजबुल्लाह का गठन हुआ। हालांकि इसमें डियाज और न्यूमैन का मानना है कि इसका गठन वास्तव में 1985 में हुआ था, जबकि एक शिया मुसलमानों के रहनुमा का मानना है कि भाई वो फतेह का मानना है कि भाई नहीं, 1984 से ही 84 में उनकी हत्या भी हो गई थी, ये काम करना शुरू किया। खैर जो भी हो, 1990 के दशक से उसने लेबनान में अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया। वहाँ लेबनान के लोकल लोगों से कई बार लोकल सरकार से उसकी भिड़ंत भी हुई। 2006 के बाद से लगातार वह लेबनान में सक्रिय रहा और आज की डेट में 2012 के चुनाव के बाद जब उसके दूसरे 12 विधायक मिल गए थे, यानी सांसद मिल गए थे, विधायक क्या सांसद, भले ही उसे काउंसिल कहा जाता हो, हालांकि यह जिहाद काउंसिल मानता है इसे। दूसरे शब्दों में ये दो ही काउंसिल को मानता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जिहाद काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसकी पॉलिटिकल विंग है जो प्रमुख निर्णय लेती है, और जिहाद काउंसिल इसकी स्पिरिचुअल विंग है जो धार्मिक विंग भी है, जो कट्टरता के लिए जानी जाती है। कहा जा रहा है नसरल्ला जब अपनी मीटिंग ले रहा था तो उसी समय इजराइल ने 80 टन बम गिराए और बंकर भेजने वाले मिसाइल भी मारे। उसी में नसरल्ला का काम तमाम हो गया। कहा जा रहा है इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस की ये पक्की सूचना थी कि नसरल्ला वही अपनी मीटिंग ले रहा है, यानी इजराइल का की जो मिलिट्री विंग है उसकी जो खुफिया जानकारी है वो बहुत पुख्ता निकली। हो सकता है मोसाद ने भी, यानी जो जनरल इंटेलिजेंस है इजराइल का, उसने भी इस मामले में साथ दिया हो। खैर जो भी हो, लेकिन ये सही है कि इजराइल ने उसे मार गिराया है, क्योंकि उसे हिजबुल्लाह ने भी कंफर्म कर दिया था। तो हिजबुल्लाह लेबनान में वह अपनी पैरेलल सरकार चला रहा था, वहाँ के सरकार के साथ है। वहाँ 128 सदस्यों वाली वहाँ जो संसद है, जिससे संभवतः ये विधान परिषद कहते हैं, वहाँ के लोकल हिसाब से लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, वह उसका चुनाव 2012 में जब हुआ था तो उसमें अच्छी खासी बढ़त मिली थी हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी दलों को। लेकिन जैसा मैंने बताया, वहाँ के 55% लोग, एक अरब बैरोमीटर नाम का सर्वे करने वाला गुट है, एनजीओ है, उसके अनुसार वहाँ के 55% लोग डिसलाइक करते हैं हिजबुल्लाह को। केवल जो शिया समुदाय हैं उन्हीं के बीच हिजबुल्लाह लोकप्रिय है, क्योंकि हिजबुल्लाह में मोटे तौर पर शिया समुदाय के ही लोग भरे हुए हैं, इसलिए ईरान के सहयोग से वो बना है। ईरान में जो अयतुल्लाह रहल्ला मुसावी खमेनी, जो माना जाता मुख्य रूप से यूपी के रहने वाले थे, उनके नेतृत्व में जो 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसके बाद वहाँ शरीयत के नियम लागू किए गए, कड़ाई से इस्लामिक कानून लागू किए गए, और मोहम्मद रज़ा पहलवी, जो कि अमेरिका का माना जाता है वफादार था, वह देश छोड़ करके भाग गया था अपने परिवार के साथ, और अमेरिका में इलाज वगैरह के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। खमेनेई 1979 से 1989 तक ईरान के स्पिरिचुअल और टेम्पोरल हेड बने रहे। 1989 में उनकी डेथ जब हो गई, तब अली खोमेनी, जो कि इस समय वहाँ के स्पिरिचुअल हेड हैं, स्पिरिचुअल और टेम्पोरल हेड हैं, यही उस समय वहाँ के उनके बाद उत्तराधिकारी बने, चीफ बने। यानी ईरान के सर्वोच्च नेता मोटे तौर पर आप कह सकते हैं अली खोमेनी ही हैं, जो कि स्पिरिचुअल हेड होने के साथ साथ टेम्पोरल हेड भी, यानी आध्यात्मिक प्रमुख होने के साथ साथ सांसारिक प्रमुख भी हैं। इस प्रकार से वो खलीफाओं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। खलीफाओं में भी इसी तरह की परंपरा थी। आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस मामले में शिया सुन्नियों से ज़्यादा कट्टर होते हैं। जो भी है, कहने का जो तात्पर्य है वो यही है कि नसरल्ला का देहांत हो गया। नसरल्ला के बाद उत्तराधिकारी के रूप में संभवतः उसका कजिन, जो उसका चचेरा भाई है, जिसका नाम सैफुद्दीन है। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में रहता तो उसको सैफुद्दीन कहा जाता, ठीक है, लेकिन सैफुद्दीन है। तो
वह शायद इसका उत्तराधिकारी हो। ऐसे कई टॉप कमांडर को मार गिराया है इसराइल ने, हिजबुल्लाह के और हमास के भी। हमास में जैसे इस्माइल हनीय जो उसका चीफ था, उसकी हत्या के बाद वहाँ का जो प्रमुख है वो सिनवातर या सिनवात्रा को बनाया गया है, जिसके शह पर अक्टूबर 2023 में हमास ने ये यहूदियों को बंधक बनाया था। यहूदी उस समय सूर्य पर्व मना रहे थे दक्षिणी इसराइल में, जहाँ उनके खिलाफ एक्शन लिया था हमास ने बॉर्डर पार करके, और गाज़ा से उधर भी आ गए थे। और उन लोगों ने कई बंकर भी 1-1 किलोमीटर लंबे बंकर बना रखे हैं, जहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ वो अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठे रहते हैं। खैर, जो भी है, नसरल्ला भी बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रहता था, लेकिन इसराइल के सटीक खुफिया जानकारी के आगे उसकी एक न चली और वह मारा गया। उसके बाद कहा जा रहा है अली खोमेनी को भी सुरक्षित स्थान पर ईरान ने पहुंचवा दिया है। खैर, जो भी है, लेकिन ये सही है कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर जैसे कुरैशी मार दिया गया, जो कि उसके रॉकेट विंग का हेड था। उसी प्रकार से और भी तमाम, जैसे जोराब मारा गया, जैसे अली मारा गया, तमाम इस तरह के कमांडर उसके जो थे। जैसे ऑपरेशन का हेड था अली, उसको मार दिया, ठीक है, इसराइल ने। और भी बहुत सारे लोगों की हत्या किया, ठीक है। तो दो ही उत्तराधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं। एक में सैफुद्दीन है, जिसमें ज़्यादा चांस यही है कि सैफुद्दीन ही बने। सैफुद्दीन इसको कहा जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे नसरल्ला को नसरुल्ला कहा जाएगा। अगर वो भारत और पाकिस्तान में होता तो उसको नसरुल्ला कहा जाता, लेकिन वह चूँकि मध्य मध्य पूर्व में है, यानी भारत के लिए वह मिडिल ईस्ट नहीं है, बल्कि वो आप कह सकते हैं पश्चिमी हमारा अरब मुल्क है, आप कह सकते हैं गल्फ कंट्री है, यानी खाड़ी देश है। तो वह जिस प्रकार से वहाँ मुसलमानों को कहा जाता है, उसी तरह से उसका नाम भी सैफुद्दीन रखा गया है। सैफुद्दीन होगा। उसके अलावे एक और भी उसका डेप्यूटी सेक्रेटरी है, संभवतः उसका नाम नईम मुसावी रखा गया है। तो वो जो है वो दूसरा दावेदार है, लेकिन ज़्यादा चांस सैफुद्दीन का ही है। उसे ही माना जा रहा है नसरल्ला का उत्तराधिकारी बनेगा। हालांकि लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में इसराइल ने बखूबी एक रणनीति बनाकर काम किया है, उसकी सेना ने। मुझे लगता नहीं है कि ईरान इतनी आसानी से इसराइल के खिलाफ रिटेलिएटरी स्टेप ले पाएगा, जैसा कि अली खुमैनी ने घोषणा की है। उम्मीद है आप इस मामले में बहुत कुछ सीख गए होंगे। आपको हम बताते चलें, हिजबुल्लाह या उसके जो आतंकवादी हैं उनमें से कई को पश्चिमी देश ने बहुत पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। हिजबुल्लाह संगठन के रूप में भी संयुक्त राष्ट्र की परिषद ने रेजोल्यूशन नंबर यानी संकल्प संख्या 1701 के द्वारा हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन बहुत पहले घोषित कर चुकी है। उसकी सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की, लेकिन उसका नुकसान ये उठाना पड़ा हिजबुल्लाह को कि उसके अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन काफ़ी हद तक बंद हो गए, चूँकि पैसा ही नहीं था, सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। तो इस प्रकार से वो ज़्यादा सक्रिय इसराइल के खिलाफ ही था और लेबनान से काम कर रहा था। लेकिन अब उसके मारे जाने के बाद क्या होगा भविष्य में, यह तो 1-2 दिन बाद ही पता चलेगा। फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको ये बताते चलें कि 2017 में ही सैफुद्दीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टेट डिपार्टमेंट यानी विदेश विभाग ने आतंकवादी घोषित कर रखा था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा था। तो ये सैफुद्दीन जो है, जो उत्तराधिकारी बनेगा नसरल्ला का, ज़्यादा चांस इसी का है। नईम का चांस कम है। मोइन या नईम कुछ ऐसे ही नाम है उसका, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है इसका, संभवतः मोइन मोइन है, ठीक है, मोइन मुसावी है। तो ये देखना होगा।
तो इस प्रकार से वो जो उसका चांस थोड़ा सा कम लगता है, सैफेदीन का चांस ज़्यादा लगता है। खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि नसरल्ला की हत्या के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। और वो जिस प्रकार जिस मिशन को लेकर के, उसके 4 प्रमुख मिशन थे। पहला है लेबनान में शरीयत कानून को बखूबी लागू करना, शियाओं के साथ होने वाले अत्याचार को रोकना और अपनी वफादारी दिखाना ईरान के प्रति, खास करके उसके टॉप स्पिरिचुअल लीडर के प्रति। और चौथा, ईरान यानी यहूदियों से, ईरान नहीं सॉरी इज़राइल यानी यहूदियों से लेबनान, दक्षिणी लेबनान सहित ये इज़राइल जो पैलेस्टीनियन के का हक है उसको वापस दिलाना, उनसे उसको खाली कराना, यानी यहूदियों की हत्या करके उनको वहाँ से भगाना। ये 4 प्रमुख उद्देश्य थे हिजबुल्लाह के। और उसे पार्टी ऑफ गॉड यानी ईश्वर की पार्टी का नाम दिया गया था जब 1982 में उसका गठन हुआ था। कहा जाता है, आपको पहले बता चुके हैं, कहा जाता है कि नसरल्ला लगातार जब तक आयतुल्लाह रुहल्ला खोमेनी या मुसावी खोमेनी जब तक जीवित थे 1989 तक, तब तक उनके संपर्क में नसरल्ला बना रहा। और इसीलिए 1992 में अल मुसावी की हत्या के बाद वह हिजबुल्लाह का प्रमुख बना था। सेक्रेटरी जनरल, वहाँ प्रमुख का मतलब सेक्रेटरी जनरल से, महासचिव से है, प्रेसिडेंट से नहीं है जैसे कि हमास का ढांचा था। तो इस प्रकार से, लेकिन जब अक्टूबर में हमास ने यहूदियों को, करीब 1400 यहूदियों को बंधक बनाया, उसके बाद से ही हिजबुल्लाह भी सक्रिय हो गया। और वह भी सोचा कि भाई कुएं में गिरे हुए शेर को मारना ज़्यादा आसान है बजाय जंगल में सरपट दौड़ते हुए शेर को। तो उसने कहा कि भाई इज़राइल गाज़ा में हमास के साथ उलझा हुआ है, यही सही मौका है यहूदियों को मारने का, यहूदियों को भगाने का। तो उसने इस मौके की तलाश किया, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। और इज़राइल, खास करके बेंजामिन नेतन्याहू, उस जीव की तरह से इज़राइल है। इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो अपनी लेजिटिमेसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इज़राइल उस जीव की तरह से है जो दांत के बीच में बड़ी बच कर के रहती है। उसी प्रकार से इज़राइल की स्थिति है। वहाँ वो चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है। तो आतंकवाद से लड़ने का उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है, घुस करके मारेंगे। वो भारत की तरह से नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके रोए, कहे कि भाई आतंकवाद का एक ही यूनिवर्सल या इंटरनेशनल डेफिनेशन दीजिए, जैसे 1996 से उसका रेजोल्यूशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। और वो बार बार जो है अमेरिका जैसे देशों से गुहार लगाता रहे, भाई पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है। पहले यही होता था, लेकिन अब इजरायली मॉडल को अपनाने, थोड़ा बहुत अपनाया था नरेंद्र मोदी ने 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और 2019 में चुनाव में जाने से पहले जब एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट का। खैर, मुझे लगता है चीन के आक्रमण के डर से भारत थोड़ा सा पीछे हटा हुआ है, क्योंकि टू फ्रंट वार भारत भी नहीं चाहता। टू फ्रंट वार वैसे भी कमज़ोर करता है किसी भी देश को। और अमेरिका केवल कहता है, वो कहाँ तक भारत का साथ देगा। भारत में चूंकि जो सरकार है वो अमेरिका को भाती नहीं है। अमेरिका में जो सरकार है वो थोड़े से वामपंथी झुकाव के लोग हैं, यानी जो बाइडेन एंड कंपनी, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग। और वे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत में हार्ड लाइन सरकार काम करे। खैर जो भी है, वो तो एक एनालिसिस का विषय है। मैं कोई इस मामले में एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं तो केवल घटनाओं का जिक्र करता हूँ। तो इस प्रकार से मैं ना बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ ना किसी और पार्टी को, मैं तो तटस्थ रहता हूँ। मैं तो जो हकीकत है उसी को बयां करता हूँ। लेकिन जो भी है, इज़राइल और ईरान में सीधे युद्ध की संभावना मुझे कम लगती है। उसका कारण ये है कि ईरान को यह डर है कि अगर उसने इज़राइल पर हमला किया, मिसाइल या किसी भी तरह से, रॉकेट से तो कुछ दिन पहले हमला किया ही था, तो हो सकता है कि अमेरिका इज़राइल के साथ खुल करके आ जाए। और रूस चूँकि यूक्रेन के साथ अपने यहाँ युद्ध में व्यस्त है,
और इधर इज़राइल हम लोगों के खिलाफ हाथ धो करके पड़ा हुआ है। तो इज़राइल फुल एग्रेशन के साथ, चूँकि इज़राइल के पास सर्वाइवल का यानी अतिजीविता का, जीवित रहने का एक ही हथियार है, एग्रेशन दिखाना। नहीं तो 1 करोड़ से कम आबादी वाले देश को कभी भी चबा जाते अरब अरब मुल्क के लोग। तो इस प्रकार से इज़राइल तभी तक जीवित रह सकता है जब तक वो एग्रेशन दिखाता है। और अमेरिका उसका साथ इसलिए देता है कि अमेरिका में यहूदी लॉबी बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत सारे वहाँ के पूंजीपति भी यहूदी हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी एक यहूदी ही हैं। तो अगर यहूदी नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट में तो यहूदियों का ही जिक्र ज़्यादा है, ईसाइयों का कम है। तो यहूदियों के बाद ही ईसाई आते हैं। तो जो वहाँ ईसाई हैं वो भी यहूदियों से सहानुभूति रखते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते अपने यहाँ के लोगों से डरता है। खैर जो भी है, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। और केवल लिप सर्विस के माध्यम से नहीं, बल्कि सैन्य मदद के माध्यम से, रियल अर्थ में। खैर इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।